हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता। गाइस, आज हमारी 6 क्लास है और इससे पहले हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो गई है। 5 क्लास हमने कर ली है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट सारी क्लासेस को देख लीजिए। और गाइस देखिए, क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। इस क्लास का पीडीएफ और सारी क्लासेस का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। जो 5 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, देखिए इनका कंप्लीट पीडीएफ मैंने कहां प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम पर। और देखिए इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो गाइस, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अब देखिए आपको क्या करना है। यदि आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आपको देखिए ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस नंबर को आपने सेव करना है। और देखिए प्रोफाइल पर जाइए, प्रोफाइल से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और देखिए फेसबुक पेज है हमारा और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है हम। आप यहां भी फॉलो कर सकते हैं और पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को। तो गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, शिक्षण विधि हमने पढ़ लिया था, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। तो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। तो शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है। देखिए शिक्षण के लिए बहुत सारे जो मेथड होते हैं उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। कक्षा में विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने तथा शिक्षार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु जिन विधियों का शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, शिक्षण विधि कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, कक्षा में विषय वस्तु को सरल और बोधगम्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिसे समझा जा सके। ठीक है, कक्षा में विषय वस्तु यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, आपकी जो पुस्तक है, आपकी जो विषय सामग्री है, यानी कि जो आपकी बुक्स है जिस भी विषय की, उसकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, यानी कि आपको समझ में आनी चाहिए। शिक्षार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु जिन विधियों का, देखिए स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, अध्येता हैं, उनको उत्तम शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जिन विधियों का टीचर्स उपयोग करता है, शिक्षक उपयोग करता है, उन्हें क्या कहा जाता है, शिक्षण विधि कहते हैं। अब है देखिए शिक्षार्थी संबंधित कारक। ठीक है, शिक्षार्थी संबंधित कारक। तो देखिए कौन कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण है एक शिक्षार्थी के लिए। तो देखिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ। देखिए जो शिक्षार्थी है वो क्या होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, अध्येता है, वो क्या होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक। देखिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सीखने की तत्परता। देखिए सीखने की तत्परता यानी कि जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, स्टूडेंट्स है, उसमें क्या होना चाहिए, सीखने की तत्परता होनी चाहिए। अब आप एक स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं, आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, तो आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप क्या होनी चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। आप में जो सीखने की तत्परता है वो होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर सीखने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, सीखने की तत्परता होनी चाहिए। यानी कि किसी भी चीज को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, आपके अंदर वो सब कुछ सीखने की जल्दी से एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये सारी चीजें जल्दी जल्दी सीखूं। ठीक है, विद्यार्थी का प्रेरणात्मक स्तर। ठीक है, प्रेरणात्मक स्तर। विद्यार्थी का प्रेरणात्मक स्तर यानी कि विद्यार्थी के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है, जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसके अंदर प्रेरणात्मक स्तर उसका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
विद्यार्थी क्या होना चाहिए, मोटिवेट या मोटिवेशन उसके अंदर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी के, कोई भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उसके अंदर डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करे तो एक उत्सुकता के साथ करे, ऐसा नहीं कि यार कर लेते हैं, ये एक विद्यार्थी के अंदर नहीं होना चाहिए कि किसी भी काम को कर लेते हैं जबरदस्ती, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उत्सुकता होनी चाहिए कि हम इस काम को जल्दी से करें और अच्छे से करें। ठीक है, विद्यार्थी की आदतें कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आदतें कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। बौद्धिक योग्यता, देखिए बौद्धिक योग्यता का अर्थ है कि जो समझने की जो क्षमता है, किसी भी चीज को, किसी भी बात को, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है कितनी अच्छी है, यानी कि जो आपका जो स्किल है, अंडरस्टैंडिंग टैलेंट है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल है, जो आपकी समझने की किसी भी बात को समझने की जो क्षमता है, योग्यता है, योग्यता को टैलेंट कहा जाता है, यानी कि समझने की जो योग्यता है कितनी बेहतर है। ठीक है, तो आपकी जो बौद्धिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी बात को आप अच्छे से समझे और जल्दी से समझे। ठीक है, कक्षा में कितना ध्यान देता है, कोई भी विद्यार्थी है, देखिए आप यहां पर पढ़ रहे हैं तो आप कितना ध्यान दे रहे हैं। आपका जब भी आप कक्षा में हो तो आपका मस्तिष्क कहाँ होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास में बैठे हैं, आपका शरीर तो क्लास में है लेकिन आपका मस्तिष्क कहीं बाहर है, यानी कि कहीं दूसरी जगह है, कि आपको कहीं मूवी देखने जाना है या कहीं खेलने जाना है, किसी से बात करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कक्षा में बैठे हैं तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, कक्षा में ही होना चाहिए। आप अभी क्लास पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान यही होना चाहिए। आपका माइंड, कहते हैं ना, आपका माइंड यही होना चाहिए, आपका दिमाग यही होना चाहिए। और सीखने की क्या होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया है ना, कंप्लीट हो गया है ना। ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूं। गाइस देखिए, सारी क्लासेस मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइस देखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूं और देखिए मैं रिप्लाई भी करता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं मैं सभी के रिप्लाई करता हूं। तो देखिए, शिक्षण केंद्रित विधि की विशेषताएं, देखिए जो टीचर्स केंद्रित होती हैं, यानी कि जो शिक्षण केंद्रित होती हैं, जो टीचर्स पे डिपेंडेंट होती हैं, जो मेथड होते हैं टीचर्स पे डिपेंडेंट, जो मेथड होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो सारा कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शिक्षण यानी कि टीचर्स डिपेंडेंट कौन कौन से मेथड होते हैं, तो शिक्षण केंद्रित विधि की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे हम, विशेषताएं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और विद्यार्थी क्या होते हैं, गौण होते हैं। शिक्षक मुख्य भूमिका में होते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, शिक्षण केंद्रित विधि में क्या होता है, शिक्षक क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, और विद्यार्थी क्या होते हैं, गौण होते हैं। क्या होते हैं, गौण होते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, गौण होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें केवल मौखिक संप्रेषण होता है। क्या होता है, मौखिक संप्रेषण होता है। इसमें क्या होता है, मौखिक संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण नहीं होता है। शिक्षण केंद्रित विधि में कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, मौखिक संप्रेषण होता है। गाइस देखिए, जो भी पॉइंट है सारे अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चंस यहीं से, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। ठीक है, कौन से फॉर्म में बनेंगे, कौन से मेथड में बनेंगे, वो सारा कुछ जब हम पीवाईक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, जब कभी भी हम पीवाईक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, उस टाइम आपको बता दिया जाएगा किस फॉर्म में, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी कोई भी करवा देगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है।
जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप पीवाईक्यू और देखिए एमसीक्यूज को कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, केवल मौखिक संप्रेषण होता है, ठीक है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है, सॉरी ऑरल कम्युनिकेशन होता है। हाँ वर्बल भी कह सकते हैं लेकिन ऑरल कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। मैंने आपको पढ़ाया है औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण, यानी कि सब्जेक्टिव यहाँ पर सब्जेक्टिव बातें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, ठीक है। शिक्षण केंद्रित विधि में औपचारिक बातें होती हैं या अनौपचारिक बातें होती है। तो देखिए शिक्षण केंद्रित मेथड में, विधि में औपचारिक मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय श्रोता होते हैं, यानी कि विद्यार्थी सुनते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे, गौण होंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षण केंद्रित विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं और क्या होते हैं, गौण होते हैं। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप देखिए, जो आसान क्वेश्चन भी है ना, आसान पीवाईक्यू है, एमसीक्यूज है, उन्हें भी अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। व्याख्यान विधि, गाइस जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए शिक्षण केंद्रित विधि में कौन कौन से विधि और होते हैं, तो देखिए व्याख्यान विधि, जो व्याख्यान विधि है यानी कि लेक्चर मेथड कहा जाता है इसको, लेक्चर मेथड कहा जाता है व्याख्यान विधि को। तो ये कहां पर होता है, उच्च कक्षा में होता है, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बच्चे रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे रहते हैं, वहां पर लेक्चर मेथड का उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। जो स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे, वहां पर लेक्चर मेथड का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही ज्यादा कम किया जाता है, ठीक है, बहुत ही कम किया जाता है लेक्चर मेथड का उपयोग। कहां पर, स्कूल्स में। लेकिन जो हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लेक्चर मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि, प्रदर्शन विधि। डायग्राम विद्यार्थियों को दिखाया जाता है। देखिए प्रदर्शन विधि में क्या होता है, प्रदर्शन विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों को किससे समझाया जाता है, डायग्राम से। विद्यार्थियों को डायग्राम को दिखाकर समझाया जाता है प्रदर्शन विधि में। और ये कहां पर होता है, प्रदर्शन विधि ज्यादातर स्कूल्स में होते हैं। आपने देखा होगा जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको प्रदर्शन विधि से यानी कि डायग्राम मेथड से समझाया जाता है, ठीक है। वहां पर लेक्चर मेथड नहीं होता है, लेक्चर मेथड वहां पर नहीं होता है। कौन सा मेथड होता है स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में, प्रदर्शन विधि यानी कि डायग्राम मेथड यहां पर कहा जाता है इसको, डायग्राम मेथड। अब है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि, इस विधि में पाठ्य पुस्तक से शिक्षण किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है, पाठ्य पुस्तक जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक्स है, उससे शिक्षण किया जाता है। और ये कहां पर होता है, ज्यादातर स्कूल में होता है। स्कूल्स में ये सारा कुछ होता है, पाठ्य पुस्तक से वहां पर शिक्षण किया जाता है। हाँ, हायर एजुकेशन में भी यानी कि उच्च शिक्षा में भी पाठ्य पुस्तक विधि का उपयोग किया जाता है। दोनों जगह किया जाता है, स्कूल्स में भी और उच्च शिक्षण में भी किया जाता है। अब है ऐतिहासिक विधि। कौन सी विधि, ऐतिहासिक विधि। इस विधि में प्रत्येक तथ्य इतिहास से जुड़े रहते हैं। ऐतिहासिक विधि में क्या होता है, जो भी हम अध्ययन करते हैं, जो वहां पर तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, यानी कि जो तथ्य और फैक्ट, देखिए तथ्य को ही इंग्लिश में फैक्ट कहा जाता है। जो फैक्ट होते हैं उनको, उन सारा कुछ जो भी फैक्ट्स होते हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम मतलब हिस्ट्री से, इतिहास से जोड़ते हुए अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक विधि कहते हैं। ऐतिहासिक विधि में प्रत्येक तथ्य को, कोई भी हमारा फैक्ट है
या तथ्य है उसको हम इतिहास से जोड़कर उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया है ना, समझ में आ गया है ना? ओके, अब है ऑनलाइन विधि। देखिए ऑनलाइन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए ऑनलाइन विधि और ऑफलाइन विधि, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस देखिए जितनी भी आपको क्लास यहां पर करवाई गई है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए हर पॉइंट को, हर लाइन को, हर वर्ड को अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझना है जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन विधि। अब देखिए ऑफलाइन जो ऑफलाइन होता है ये कहां पर होता है? ऑफलाइन प्रणाली, ऑफलाइन एजुकेशन कहां पर मिलती है? आपने स्कूल में देखा होगा, तो स्कूल में आपको ऑफलाइन क्लासेस दी जाती हैं। कौन सी क्लासेस दी जाती है? ऑफलाइन क्लासेस दी जाती है। और ये क्या होती है? परंपरागत शिक्षा प्रणाली होती है। क्या होती है? परंपरागत शिक्षा प्रणाली होती है। और जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रणाली, अभी आप क्लास ले रहे हैं ना, वाईटी से आप क्लास ले रहे हैं, यानी कि यूट्यूब से आप क्लास ले रहे हैं। और देखिए ये कौन सा मेथड है? ऑनलाइन मेथड है। कौन सा मेथड? ऑनलाइन मेथड। ये क्या है? गैर परंपरागत शिक्षण प्रणाली है। क्या है? गैर परंपरागत शिक्षण प्रणाली है। ऑनलाइन गैर परंपरागत शिक्षण प्रणाली है और ऑफलाइन परंपरागत शिक्षण प्रणाली है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। देखिए यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और किस पैटर्न में, किस फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे वो मैं तब आपको बताऊंगा जब हम पीवाईक्यू और एमसीक्यूज करेंगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन को अच्छे से समझ लीजिए। ऑफलाइन क्या है? परंपरागत शिक्षा प्रणाली है और ऑनलाइन क्या है? गैर परंपरागत शिक्षा प्रणाली है। अब है ई लर्निंग। देखिए ई लर्निंग तथा ऑनलाइन शिक्षा। देखिए ई लर्निंग, इसको क्या कहा जाता है? ई लर्निंग कहा जाता है। और ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा, देखिए ई लर्निंग को ही ऑनलाइन शिक्षा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ई लर्निंग क्या है। तो देखिए ई लर्निंग को ही ऑनलाइन शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, ई लर्निंग को ही ऑनलाइन शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा प्रणाली भी आप कह सकते हैं और ऑनलाइन शिक्षा भी कह सकते हैं। तो देखिए ई लर्निंग के माध्यम से क्या होता है? इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। देखिए ई लर्निंग क्या है? इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल है। जिसमें आप क्या करते हैं? वेबसाइट से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, या मोबाइल से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं यानी कि वाईटी के जरिए, या कंप्यूटर पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, या आपने देखा होगा बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, यानी कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कहीं पर भी जहां पर वर्चुअल मीटिंग होती है, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग वहां पर की जाती है। आपने देखा होगा स्कूल्स में भी वर्चुअल क्लास होने लगी है। ठीक है, वर्चुअल क्लास होने लगी है स्कूल्स में भी। ठीक है, अभी जो लॉकडाउन चला था, कोविड-19 चला था, लॉकडाउन में बहुत सारे स्कूल्स में वर्चुअल क्लास भी हुई है। तो देखिए वर्चुअल क्लास का मतलब होता है जो ऑनलाइन होता है। वर्चुअल क्लास में ऑनलाइन मीटिंग भी होती है। क्या होती है? ऑनलाइन मीटिंग भी होती है। तो देखिए ये सारा कुछ वेब आधारित लर्निंग हो गया आपका, मोबाइल आधारित लर्निंग हो गया आपका, और कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल है ई लर्निंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना? ई लर्निंग से कहते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा को ही ई लर्निंग कहते हैं। और ई लर्निंग का जो अर्थ है इंटरनेट या अन्य संचार उपकरणों, यानी कि अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम शामिल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना? अब है ई शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ई शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए ई शिक्षा से तात्पर्य है
ई शिक्षा से तात्पर्य है अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। यानी कि ई शिक्षा से तात्पर्य है अपने स्थान पर, यानी कि आप अभी देखिए, आप अभी इंटरनेट के माध्यम से वाईटी पे क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आप क्लास पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पे पढ़ रहे हैं? अपने घर में, ठीक है, अपने घर में या अपने शहर में, अपने गांव में आप क्लास ले रहे हैं। तो देखिए ये क्या है? संचार उपकरण की सहायता से आप शिक्षा ले रहे हैं, यानी कि वाईटी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? अपनी क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्लास को देख पा रहे हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है? ई शिक्षा कहा जाता है। समझ में आ गए है ना? ई शिक्षा से तात्पर्य है अपने स्थान पर इंटरनेट या अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। किससे है? प्राप्त अन्य संचार उपकरण की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ठीक है, ई शिक्षा आपको समझ में आ गया है ना? एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, ठीक है। ई लर्निंग, ई शिक्षा, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए ई लर्निंग क्या होता है, ई शिक्षा क्या होती है। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, ई शिक्षा के प्रकार। ई शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ई शिक्षा होते हैं 2 प्रकार के, जिसे क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस। क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस कहा जाता है और असिंक्रोनस कहा जाता है। सिंक्रोनस या असिंक्रोनस कहा जाता है, ठीक है। कहीं देखिए इंग्लिश में सिंक्रोनस ही लिखा रहता है, लेकिन कहीं पर सिंक्रोनस, इसका जो शुद्ध मीनिंग है, अच्छा मतलब गुड मीनिंग है, वो क्या है? सिंक्रोनस, ठीक है। तो ई सिंक्रोनस सिंक्रोनस किसे कहते हैं? ई शिक्षा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सिंक्रोनस कहा जाता है ऑनलाइन व लाइव क्लास पढ़ना। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, तो अभी ये लाइव चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंक्रोनस कहेंगे, ठीक है। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, उसे क्या कहेंगे? असिंक्रोनस कहेंगे। क्या कहेंगे? असिंक्रोनस कहेंगे। और देखिए, असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन पीडीएफ या पोर्टल पढ़ना, ठीक है। ऑनलाइन आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, यानी कि गूगल पे सर्च करके आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे? असिंक्रोनस कहेंगे। यानी कि रिकॉर्डेड आप किसी सेशन को देखेंगे, उसको भी हम असिंक्रोनस कहेंगे, ठीक है। किसी चीज को लाइव आप देखते हैं, देखिए जब आप वीडियो कॉल करते हैं ना अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, यानी कि अब तो और भी माध्यम है वीडियो कॉल करने का, जूम हो गया, बहुत सारे माध्यम हैं। जब भी आप लाइव देखते हैं किसी चीज को, किसी अपने दोस्तों से बात करते हैं, क्लास को आप लाइव देख रहे हैं, ये क्या हो गया? सिंक्रोनस। क्या कहेंगे इसको? सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस किसे कहा जाता है? जिसे आप बाद में देखते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड देखते हैं, या ऑनलाइन पीडीएफ या पोर्टल पढ़ना, यानी कि कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, कोई पीडीएफ आपने पढ़ा ऑनलाइन, उसे असिंक्रोनस कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, मैं इतनी देर तक इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो गाइस देखिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक। आगे हम पढ़ेंगे जो देखिए ई शिक्षा के माध्यम से, यानी कि ई लर्निंग के माध्यम से जो सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मोक हो गया, और भी बहुत सारी हैं। इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और गाइस देखिए, क्लास का पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो गाइस देखिए, कल से हमारा, देखिए कल 15 अप्रैल है और कल से हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास ज्वाइन करनी है, तो देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, क्लास को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए।